तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना एक छोटा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि द वॉचर शो ने मुझे क्या दिया और मुझे इससे आगे क्या उम्मीद है। मैंने अपने इस चैनल पर आपको सेक्रेट टाइमलाइन, ब्रांच टाइमलाइन, प्री टाइमलाइन, ओरिजिनल टाइमलाइन, वाइल्ड टाइमलाइन और मल्टीवर्सल ट्री की एक डिटेल्स नॉलेज दी है। यहाँ तक पूरे इंटरनेट पे ये वीडियो नहीं थी कि टाइमलाइंस और ब्रांच टाइमलाइन और यूनिवर्स के बीच में क्या फर्क होता है। पेनरोज डायग्राम, CMBR या कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ह्यूमनॉइड पॉली मल्टीवर्स, फॉरएवर क्रिस्टल, प्लूटोनिक सॉलिड, या मैं बात करूं TVA, इन्फिनिटी स्टोन्स जो सिंगुलैरिटी से पहले भी मौजूद थे। इन सभी पर मैंने ऐसी डिटेल्स में बात किया है जिनके लिए घंटों की नहीं बल्कि दिनों की रिसर्च की जरूरत थी। और हाँ, ये सब मुमकिन सिर्फ कैंग की वजह से ही हुआ है, क्योंकि इस कैरेक्टर को समझने के लिए मुझे ये सारी चीजों पर रिसर्च करनी पड़ी। मल्टीवर्सल सागा जब अनाउंस हुआ था तो मुझे भी आपकी तरह एक ऐसी उम्मीद थी कि अब हमें कुछ भयानक देखने को मिलने जा रहा है। लेकिन जब एंड गेम के बाद हमारे सामने ये सागा इंट्रोड्यूस हुई तब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये 10% मल्टीवर्सल सागा के बराबर है। और जितना मैंने कॉमिक्स और रिसर्च किया, इस सागा में मुझे ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। तो अब क्या मुझे इन सारी रिसर्च और कॉमिक्स रेफरेंस को लेकर आगे वीडियो बनानी नहीं चाहिए? और क्या वैसी वीडियो देनी चाहिए जैसे बाकी क्रिएटर हवाबाजी वाली वीडियो देते हैं? यहाँ मेरा मुद्दा साफ है, मैं आपको वैसे ही वीडियो देता रहूंगा जैसे मैं पहले देता था। बस अगर हालात बदल जाते हैं तो आपको एक छोटा स्विच देखने को मिलेगा। पर मुझे उम्मीद भी है कि ये ना के बराबर होगा, क्योंकि रिसेंट में ही जो डूम्सडे से रिपोर्ट सामने आ रही है वहाँ ये साफ साफ कह दिया गया है कि ये मूवी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स है। और मुझे लगता है कि ये होना भी चाहिए, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जिस हिसाब का टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये बाकी सारी चीजों से MCU को बिल्कुल अलग कर देता है। साथ ही कैजुअल ऑडियंस नाम की भी एक चीज होती है जो राइटर्स को परेशान करती है। ये ऑडियंस ऐसी है जो सिर्फ एंटरटेन होने आई है। अब इनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि मूवी देखने से पहले आप क्वांटम फिजिक्स को पढ़ना पसंद नहीं करोगे। इसीलिए ये भी एक रीजन है कि मल्टीवर्सल कहानियां कॉमिक्स में हिट रहती हैं, पर सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये एक रिस्क बना रहता है, खासकर तब जब आपने पूरे मल्टीवर्सल सागा की बुनियाद को हिला के रखा है। अब तक बहुत सारी चीजें MCU में स्टैब्लिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। टाइम ट्रेवल, मल्टीवर्सल ट्रेवल, 6 तरह की टाइमलाइंस और 3 घंटे की डूम्सडे और न जाने कितने सारे कैरेक्टर्स, ये सारी चीजें वही हैं जिसे डूम्सडे में एक फाइनल टच मिलेगा। लेकिन उससे पहले हमें मार्वल मल्टीवर्सल सागा से जितना भी कुछ मिला है उसे देखकर साफ नजर आता है कि हाँ, मार्वल मल्टीवर्स एक खतरे में है और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शुरुआत से बात करेंगे कि इन सारी चीजों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है और डूम यहाँ कैसे फिट होता है। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। आई नो इंट्रो बड़ा हो गया है, लेकिन ये भी जरूरी था। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जब मार्वल ने मल्टीवर्सल सागा को अनाउंस किया था तो हम में से सभी खुश हुए थे। हमें लग रहा था कि हमें कुछ नई क्रिएटिव कहानियां देखने को मिलेगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा हमें कुछ भी नहीं मिला। स्पाइडरमैन नो वे होम, इसने बेहतर काम किया। डेडपूल एंड वुल्वरीन, इसमें हमें कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं दिखाई दी। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तो कहानी पूरी तरह से अलग हो गई। काफी कुछ नया हो सकता था, वैसा कुछ हुआ नहीं, और इसका रीजन है सिर्फ मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट। ये इतना इजी नहीं है जैसे आप 30 सेकंड में इन्फिनिटी स्टोन्स को समझ सकते हैं, या डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक जैसा, जहां एशियंट वन बताती है कि हम मैजिक परफॉर्म करने के लिए दूसरे डायमेंशन की एनर्जी को यूज करते हैं। वास्तव में मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। इसमें वेरिएंट है, इनकजन है, और कैरेक्टर कैसे दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल करते हैं। अलग अलग टाइमलाइंस, ब्रांच टाइमलाइन है, कई डायमेंशन और रेल्म है जो एक यूनिवर्स के होने के साथ साथ कई दूसरे यूनिवर्स में भी मौजूद हैं। इसी में कैनन इवेंट है, नेक्सस इवेंट है, एब्सोल्यूट पॉइंट है, और सबसे मेन तो एंड गेम में बताया गया टाइम ट्रेवल है कि पास्ट बदलने से फ्यूचर नहीं बदलता, और यही चीज पूरे मार्वल मल्टीवर्स को खास बना देती है। वहीं ये जो मल्टीवर्सल एलिमेंट है, इसे समझने के लिए आपको काफी समय देना होगा, लेकिन इन्फिनिटी सागा में इस चीज की कोई भी जगह नहीं थी। बस हमारे सामने थैनोस जैसा एक विलन था और जिसको इन्फिनिटी स्टोन्स चाहिए थे। कहानी समझना इजी था और आपको क्वांटम फिजिक्स की जानकारी नहीं चाहिए थी। फिर मल्टीवर्सल सागा इंट्रोड्यूस हुआ, जिसने फैंस को चौंकाया भी और डराया भी। RDJ को जब डूम्सडे के लिए अनाउंस किया गया तो काफी लोग खुश थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो RDJ को वापस से आयरन मैन के रूप में देखना चाहते थे। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि लोग RDJ को आयरन मैन के अलावा किसी और विलन फेस में नहीं देख सकते। हम समझ सकते हैं कि बचपन से हम जिस कैरेक्टर को देख रहे हैं, अचानक से वो विलन बन जाता है तो कितना बुरा लगता है। लेकिन मार्वल ने जब इसके बारे में सोच ही लिया है तो यहाँ कुछ बड़ा प्लान ही होगा। दूसरी तरफ जब हमारे सामने इन्फिनिटी वॉर आई थी, तब यहाँ पर हमें सिर्फ थैनोस को समझना था जो स्टोन्स के लिए पागल है, लेकिन डूम्सडे को समझाने के लिए हमें कम से कम 15 तरह की थ्योरीज को समझाना होगा। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हमारे बीच में सामान्य ऑडियंस भी हैं जो मूवी को एंजॉय करने आती हैं।
हमारे और आपकी तरह हर एक ऑडियंस नहीं होती जो कॉमिक्स, अपडेट, न्यूज इन पर लगातार नजर रखे। आप ये खुद सोचो, आपके फोन में कितने नंबर है और कोई ऐसा बंदा है जो आपको कॉल करे और डूम्सडे की थ्योरीज के बारे में डिस्कस करे? ऐसा कोई भी नहीं है। यही सेम चीज मेरे साथ भी है। एक बंदा नहीं है जिसके साथ मैं बैठकर इस पर घंटों बातें कर सकूं। इसलिए ये भी एक रीजन है कि एक समान ऑडियंस की नजर से भी मूवी को क्रिएट किया जाता है। अब आप इससे ही समझ लो कि लोकी सीजन 1 में हमें सेक्रेट टाइमलाइन दिखाई गई। ये सारी सेक्रेट टाइमलाइन अलग अलग यूनिवर्स की एक सिंगुलर टाइमलाइन थी और इनमें होने वाले इवेंट वैसे ही होने चाहिए थे जैसे इन्हें होने थे। मतलब बिना ब्रांच टाइमलाइन बनाए इनको हमेशा से एक लूप में चलते रहना चाहिए था। लेकिन जब मल्टीवर्सल ट्री बना लोकी सीजन 2 के लास्ट में और कई सारी ब्रांच टाइमलाइन बनी, तब ये मल्टीवर्स कैसे क्रिएट हुआ? और ये जो सेक्रेट टाइमलाइन के ब्रांच टाइमलाइन से बनने वाला मल्टीवर्सल ट्री था, इसको ही कोई ह्यूरोमिस ने मल्टीवर्स बोला। दूसरा, यहाँ ये जो ब्रांच टाइमलाइन बनी तब क्या एक और अर्थ क्रिएट हुई? मतलब जितनी भी ब्रांच टाइमलाइन बनी है और उसमें जो भी रियलिटी चल रही है, क्या उस समय एक दूसरी अर्थ भी पैदा हो गई है? इसको ऐसा देख लो कि सेक्रेट टाइमलाइन जो सीधी है वहां पर ये जितनी भी सिंगुलर टाइमलाइन है वो एक अर्थ है। लेकिन मल्टीवर्सल ट्री में न जाने कितने सारे ब्रांच टाइमलाइन है और ये जितनी भी लाइनें हैं वहाँ अलग अलग अर्थ हैं। बस ये व्यवस्थित नहीं है एक के ऊपर एक। फर्क यहाँ आप ये साफ देख रहे होंगे कि सेक्रेट टाइमलाइन में अर्थ की संख्या कम थी, लेकिन मल्टीवर्सल ट्री में ये संख्या इन्फिनाइट तक पहुंच गई है। तो यहाँ ये जो जितनी भी अर्थ बनी है, क्या ये बिग बैंग के साथ तुरंत क्रिएट हुई है? और ये जिस मेन टाइमलाइन से जुड़ी है उसकी पास्ट हिस्ट्री ब्रांच टाइमलाइन से बिल्कुल मैच खाती है। तो ऐसे कैसे इसने अरबों सालों का समय लेकर एक यूनिवर्स को क्रिएट किया अपने मेन टाइमलाइन के इवेंट्स से बिल्कुल मैच करता हुआ? इस चीज ने मेरा भी दिमाग खराब किया था और मुझे इसका आंसर मिल गया। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स में बात की है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। एमसीयू में जो टाइम ट्रैवल करने का फंडा है कि पास्ट बदलने से फ्यूचर नहीं बदलता, तो ये जितनी भी अर्थ बनी है ये पास्ट के बदलाव से आई हैं। मतलब एंड गेम में हमने जितना भी टाइम ट्रैवल देखा वो हो रहा था 616 पर, लेकिन जिस पॉइंट पर इन लोगों ने टाइम ट्रैवल किया और वहां से ये जो कहानी बदली वो हो तो रही थी एक ही अर्थ पर, लेकिन वहां की रियलिटी बदल गई। और ऐसे अगर एक यूनिवर्स की जो सेक्रेट टाइमलाइन थी वहां पर कई सारे टाइम ट्रैवल हुए हैं और उन्हें प्रो नहीं किया गया है, तो उस पॉइंट पर उस पॉइंट से रियलिटी बदल जाएगी। और ये जो बदली हुई रियलिटी है वो पास्ट को नहीं बदलती, फ्यूचर को नहीं बदलती, बल्कि एक ब्रांच टाइमलाइन से अलग निकल जाती है। इसको अगर मैं और भी सरल शब्दों में समझाऊं तो सिर्फ एक ही यूनिवर्स पर बात करते हैं, 616 पर। सबसे पहले जितना भी टाइम ट्रैवल हुआ है 616 पर पास्ट या फ्यूचर में, उससे कई सारी ब्रांच टाइमलाइन बनी है। मतलब एक ऐसा पास्ट या एक ऐसा फ्यूचर जिसको वैसा नहीं होना चाहिए था और वो चेंज हो गया है। और जो फ्यूचर चेंज हुआ है और जो पास्ट चेंज हुआ है वहां उसकी अर्थ और रियलिटी को अलग मेंशन कर दिया है। मतलब एक ब्रांच टाइमलाइन के जरिए दिखाया गया है कि इतने से इतने के बीच रियलिटी में चेंज आया है। फिजिकल वे में अगर यूनिवर्स को देखोगे तो आपको वो चीज नजर नहीं आएगी क्योंकि आप किसी एक पॉइंट से उस यूनिवर्स को देख रहे हो। लेकिन टाइम से परे होके टाइमलाइंस को देखना, वहां ये समझ में आ जाता है कि जीरो से एंड तक इस टाइमलाइंस में क्या क्या चेंज हुए हैं। और ये जो जीरो से एंड की मैं बात कर रहा हूँ वहीं पर टीवीए मौजूद है जो इन टाइमलाइंस के हर एक बदलाव को देख रहा है। अब इस चीज को ऐसे देखो कि जब सेक्रेट टाइमलाइन थी तब भी उतनी अर्थ मौजूद थी जो इस मल्टीवर्सल ट्री में है, और इन दोनों की सिमिलैरिटी आपको तभी दिखाई देगी जब आप मल्टीवर्स में कहीं पर भी मौजूद हो, या बोले तो आप टाइम स्पेस पे किसी भी पॉइंट पर मौजूद हो। वहीं एक चीज ये भी है कि ये जितनी सेक्रेट टाइमलाइन में टाइमलाइंस थी सिंगुलर, ये किसी एक यूनिवर्स की थी ही नहीं, बल्कि ये इवेंट्स की थी और इवेंट्स में मौजूद हर एक कैरेक्टर्स की थी। इसीलिए एंड गेम के बाद जब मल्टीवर्सल सागा शुरू हुआ तब एक दूसरे के यूनिवर्स के जितने भी कैरेक्टर थे वो एक दूसरे के यूनिवर्स में इंटरफेयर करने लगे अपने अलग इवेंट के साथ। इसीलिए जब 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज ने 838 में टाइम ट्रेवल किया तब वो अपनी खुद की टाइमलाइन से 838 के इवेंट की टाइमलाइन से मर्ज हो गए। याद रहे यहाँ 616 यूनिवर्स की पूरी टाइमलाइन नहीं गई है, बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज की एक सिंगुलर टाइमलाइन गई है। ऐसे ही जब लोकी ने टेसेरेट उठाया और जब टीवी आके टाइमलाइंस को देखती है तब वो सिर्फ लोकी की ही टाइमलाइन होती है। 616 की मेन टाइमलाइन वैसे ही चलती रहती है। अब यहाँ इस मल्टीवर्सल ट्री में आप ये जो जाल देख रहे हो, यहाँ कैरेक्टर्स ने दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल किया है जिससे कई सारी ब्रांच टाइमलाइन बनी, और ऐसे ही न जाने कितने सारे और भी कैरेक्टर होंगे जो मल्टीवर्सल ट्रैवल कर रहे होंगे। मतलब एक तरह की चैन रिएक्शन शुरू हो गई और इसको रोका नहीं जा सकता। जितना मल्टीवर्सल टाइम ट्रैवल होगा उतना ही ये मल्टीवर्सल ट्री अनस्टेबल हो जाएगा, और यहाँ अनस्टेबल का मतलब सिर्फ इनकर्जन ही है। ऐसे देखा जाए तो जितना भी अवेंजर्स या डॉक्टर डूम टाइम ट्रैवल या मल्टीवर्सल ट्रैवल कर रहे हैं, इनकर्जन और तेजी से बढ़ रहा है।
यही सेम चीज कैंग के वेरिएंट के साथ भी थी, जब ह्यूरोमस पूरी मल्टीवर्सल वॉर की कहानी बताता है कि कैसे कैंग के वेरिएंट्स आपस में मिले और उन्होंने जब एक जंग छेड़ दी तब वो कैसे एक मल्टीवर्सल वॉर तक पहुंची। बस फर्क अब यहाँ इतना है कि कैंग के वेरिएंट्स की जगह अवेंजर्स और डॉक्टर डूम है। कर तो ये भी मल्टीवर्सल ट्रैवल ही रहे हैं। कैंग भी इनकर्जन को रोक रहा था, ब्रांच टाइमलाइन से बनी हुई हर एक अर्थ को फोड़ रहा था, और इधर भी ये अवेंजर्स और डॉक्टर डूम सेम काम करने जा रहे हैं। भले यहाँ पर ये दोनों कैंग की तरह एक ब्रूटल तरीके से अर्थ को नष्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये इसको बचा भी नहीं पाएंगे। अब यहाँ ये जो मैंने मल्टीवर्स के सिर्फ एक ही एलिमेंट के बारे में बताया कि टाइमलाइंस और मल्टीवर्सल ट्री, ब्रांच टाइमलाइन, ये सारी चीजें क्या हैं, और समझ में आया होगा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स है। वहीं जब ऐसी थ्योरीज आपके दिमाग में चलती है तो आपको सोच समझकर ये भी चुनना रहता है कि सामने कौन है। मतलब आप इस टॉपिक पर ऐसे लोगों से डिस्कस नहीं कर सकते जिनके पास साईफाई का कुछ भी अनुभव नहीं है। फिर इसके बाद अगला मुद्दा आता है एंकर बीइंग का। तो पैराडॉक्स ने बताया था कि हर एक यूनिवर्स में एक एंकर बीइंग होता है, और जब इसका एंकर बीइंग मर जाता है तब इसका यूनिवर्स भी नष्ट होने लगता है। एक्समैन के यूनिवर्स से वुल्वरीन था, और वुल्वरीन को एक ना एक दिन तो मरना ही था। और जब आप इस इवेंट को टाइम से परे होके देखते हो तो वो मरने वाला था या मर रहा है या मर चुका है, ये सारे इवेंट एक ही पॉइंट पर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्समैन की सेक्रेट टाइमलाइन बनी तभी ये डिसाइड हो गया था कि इनकी टाइमलाइंस कुछ हजार साल में मर जाएगी। खैर, ये एक बहस का मुद्दा है जिसे आगे क्लियर होना होगा, लेकिन जो हमें अतीत में दिखा दिया है उसका क्या। याद है जब डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स का पागलपन हमारे सामने आई थी, तब हमारे सामने ऐसे रूमर आ रहे थे कि हमें इस मूवी में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जिसका फैंस हमेशा से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टर डूम का पहली बार इस मूवी में नाम सामने आया था। टॉम क्रूज सुपीरियर आयरन मैन का भी रूमर थे, और टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन को पहले ही यहाँ दिखा दिया जाता, लेकिन हमें मिली यहाँ सिर्फ सस्ती कैप्टन मार्वल। एक ऐसी कैप्टन अमेरिका जिसका दोस्त सामने मैगी बन रहा है और बस वो ढाल लेके खड़ी है। एक ऐसा मिस्टर फैंटास्टिक का वेरिएंट जो लड़ाई में कभी पहले पहल नहीं करता, लेकिन इसने यहाँ इसकी शुरुआत की। वही निकोलस केज के घोस्ट राइडर, एरिक हल्क, यहाँ ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती। दूसरा, मुझे इस मूवी से ये भी शिकायत है कि जैसे हमने नो वे होम में टोबी मैगवायर और एंड्रू इन दोनों को देखा और इनकी कहानी बदली, सुपर विलेंस को भी चेंज किया गया, और फिर इसके बाद जब ये सारे चेंज के बाद अपने अपने यूनिवर्स चले गए, तब इनके यूनिवर्स को दिखाना चाहिए। कम से कम 3 या 4 मिनट के इनके यूनिवर्स के सीन होना चाहिए, और हमें ये दिखाना चाहिए कि इनकी कहानी कैसे बदल गई है। लेकिन कहानी कैसे बदल गई होगी, क्योंकि एमसीयू में पास्ट बदलने से फ्यूचर नहीं बदलता। इसलिए मुझे लगता है कि इनके यूनिवर्स को दिखाना भी सही नहीं समझा। लेकिन उसका क्या कहोगे कि जब डेडपूल और वुल्वरीन ने पास्ट में या फ्यूचर में जाकर चीजों को बदला, जिसकी वजह से उनका प्रेजेंट भी चेंज हुआ, और ऐसी चीजों को समझाना एक डाई हार्ड फैन के लिए ये उससे भी ज्यादा मुश्किल है। खैर, अब मार्वल मल्टीवर्स में ऐसे एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो चुके हैं जैसे नेक्सस बीइंग, एंकर बीइंग, नेक्सस बीइंग और ब्रांच टाइमलाइन। अब इन सब का वजूद क्या रहेगा? क्या डूम्सडे इनके आसपास भी घूमेगी? तो इसको भी मैंने समझा और इसका रीजन भी मुझे समझ में आया कि यहाँ क्या चल रहा है। ये जितने भी एलिमेंट है इनका बस एक ही आउटकम होना था, वो था टाइमलाइंस में होने वाला इनकर्जन जो कभी नहीं रुकेगा। और यहाँ मैंने जितने भी एलिमेंट की बात की है उसे ऑलरेडी फेज 4 और 5 में दिखा चुके हैं। बस अब इसका आउटकम बचा है, वो है इनकर्जन, और यही चीज बस टारगेट की जाएगी अवेंजर्स डूम्सडे में। तो कहने का मतलब है कि जो नहीं होना था वो हो चुका है, और इसकी वजह से पूरा मल्टीवर्स नष्ट हो रहा है। सिर्फ यहाँ पर डॉक्टर डूम और डूम्सडे ही है जो इसको फिक्स करते हुए नजर आएगा। और ये चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसका कोई रीजन भी नहीं है, इसलिए ये चीज फेल भी होगी। और इसीलिए अगली साल हमें सीक्रेट वॉर्स भी देखने को मिलेगी, और र्यूमर्स सुनने में ऐसे आ रहे हैं कि ये हमें 2 पार्ट में देखने को मिल सकती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। साथ ही चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लाइक एम रखते हैं 500 का, तो कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।